हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिफाइड डिफेंस चैनल पर। और लीजिए, मोस्ट अवेटेड, आप लोगों को बहुत देर से इंतजार था कि सर एग्जाम डे के टिप्स कुछ बता दीजिए। तो मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेके अंत तक मैं बताऊंगा। थोड़ी सी लंबी ये वीडियो हो सकती है क्योंकि इसमें वे सभी गलतियों के बारे में मैं बात करूंगा जिन गलतियों से आप अगर सीख लेते हैं और वो गलतियां नहीं दोहराते हैं तो आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब अगर आपके मार्क्स, अगर मान लीजिए 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं मैथ्स में और जीएटी में आपके करीबन 250 आ रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली 20 30 40 50 मार्क्स तक अपने गेन कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूं। और हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बैठकर आपको ऐसा क्या करना है, इसकी शुरुआत एक दिन पहले से हो जाती है। तो उस एक दिन पहले से हम लोग शुरुआत करेंगे कि कहां कहां पर आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, जिन गलतियों की वजह से आपको फेस करना पड़ता है कि एग्जाम में बहुत अच्छा आप स्कोर नहीं कर पाते हैं, या फिर आप गलती करते हैं, आपसे आपसे क्वेश्चन आते हुए भी आप नहीं सॉल्व कर पाते। वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको बात करूंगा एक एक करके। तो बहुत सारी चीजें यहां पर हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें आप गलतियां करते हो सकता है इनमें से बहुत चीजें आपके पहले से पता है, बहुत चीजों में आप शायद नहीं पता है। तो आप अपने पॉइंटर्स बताते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी चीज ऐसी ध्यान रखनी है इस बार जो आपने पहले कभी गलती करी हो या फिर आपको नहीं पता थी। तो मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा, ठीक है। तो चलिए, अब बहुत ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जाम डे टिप्स, और एनडीए 2 2025 के लिए हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स, हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना शुरू करूं तो 13 सितंबर, यानी 14 सितंबर को अगर पेपर है तो 13 सितंबर से हमारी ये जो प्रक्रिया है शुरू होगी, हमारा प्रोसेस जो है शुरू होगा, जहां पर हम लोग हर एक चीज सही करना शुरू करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका 14 सितंबर जो डी डे जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच लेवल का रहेगा। तो आइए बात करते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि करना क्या चाहिए। अपने जितने भी एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल्स में क्या आते हैं, जैसे एडमिट कार्ड या फिर वैलिड आईडी प्रूफ, ये सारी चीजें अपनी पैक कर लीजिए। तो इसमें क्या क्या रहेगा ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर मैं सबसे पहले डूज के बारे में बता देता हूं कि पैक योर एसेंशियल्स, रीच सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर अ डे बिफोर एग्जाम। ये उनके लिए लागू है जो किसी और शहर में रहते हैं और उनका जो सेंटर है वो किसी दूसरे शहर में आया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जो हैं वो एक दिन पहले उस सिटी में पहुंच जाएं जिस सिटी में आपका एग्जाम सेंटर है, और कोशिश करिएगा कि अपना एकोमोडेशन यानी अपना रहने की जो व्यवस्था है वो अपने सेंटर के आसपास देखिए। इससे क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट सोचने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं तो सुबह सुबह ट्रैवल करके पहुंच जाऊंगा एग्जाम सेंटर, काहे को थोड़ा सा पैसा बचा लेंगे हम लोग रहने के हिसाब से। तो बेटा, सिर्फ एक पैसा बचाने के चक्कर में पता है क्या हो जाता है, कई बार बच्चा अपने पूरे 6 महीने की मेहनत में बाल्टी भर पानी ऐसे फेंकता है जैसे उसको कोई कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप छोटा मोटा रूम अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत आसानी से आप उसको अफोर्ड कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत सबसे ज्यादा कीमती है। अगर उसे बचाने के लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा अगर खर्चा करना पड़ रहा है तो आप वो जरूर कीजिए। या फिर आप उस सिटी में जब आप सिटी चुनते हैं तो फिर आप उस हिसाब से चुनते हैं कि हाँ मेरे रिलेटिव्स उस जगह पे हैं तो मैं वहां पर जाके रह सकता हूं एक रात के लिए। तो कोशिश कीजिए एक रात पहले पहुंच जाइए। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह सुबह ट्रैवल करके पहुंचते एग्जाम सेंटर तो आपको ट्रैवल की थकान होती है। आप चाहे जितने भी बेटा फोर्स के साथ जा रहे हो, जितनी भी एनर्जी के साथ जा रहे हो, जवान हो, मानता हूं कि बहुत बढ़िया तुम लोगों के पास एनर्जी लेवल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा अगर 5% भी थकान आपके मन में है, आपकी बॉडी ने थकान फील करी है ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है, तो मान लीजिए बीच में कहीं ट्रैफिक ही आ गया तो ट्रैफिक की वजह से आपको पैनिक आ जाएगा कि अरे मैं एग्जाम सेंटर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सब आप अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, अपने दिमाग को परेशान कर रहे हो, अपने शरीर को परेशान कर रहे हो। तो इस चीज से बचें। अगर आपका सेंटर दूसरे किसी सिटी में आपका लोकेट हुआ है तो आप एक रात पहले ही वहां पहुंच जाएं। आप अपनी नींद अच्छे से लीजिए, ठीक है, अपनी नींद पूरी कीजिए, क्योंकि नींद पूरी करना बेहद जरूरी है। हमेशा एक एथलीट को भी ये बोला गया है कि अगले दिन अगर आपका परफॉर्मेंस है तो अपने आप को
रिलैक्स करवाइए परफॉर्मेंस से पहले वाले दिन। उस दिन अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस जो है बेटा, स्ट्रेस को रिलीफ अगर नहीं दिया जाए तो अगली बार जब आपको दोबारा स्ट्रेस झेलना पड़े तो स्ट्रेस की वजह से ना चीजें टूट जाती हैं। तो आपको टूटना नहीं है, आपको तो उठ खड़े होना है और वापस से एकदम जंग के मैदान में डटे रहना है, समझ रहे हैं ना। तो आपको पहले पहुंच जाना है। मैंने फायदा भी बता दिया कि आप बहुत फ्रेश होकर एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे, एकदम माइंड फ्रेश होगा, कोई पैनिक नहीं होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, बहुत फ्रेश एकदम फुल फ्लेज एनर्जी के साथ आप वहां पहुंचोगे और आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो बच्चा इग्नोर कर जाता है। तो मैं ये वीडियो इसलिए पहले डाल रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज को प्लान कर ले, अपनी जर्नी प्लान कर ले, एक दिन पहले ही आप पहुंच जाएं वहां पर, है ना। ठीक है। पैकिंग अपनी लाइट रखिएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये नहीं कि हाँ वजन लाद के चल रहे हैं यू 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 करके, तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप को लाइट पैकिंग रखिए, सिर्फ उतना ही रखिए जितनी जिससे आपका काम चल जाए। ज्यादा से ज्यादा एक जोड़ी कपड़े एक दिन के लिए अगर आप कपड़े नहीं बदलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हाँ आपसे बदबू आनी शुरू हो जाएगी, आ तो रही है, नहा कर जाना ठीक है। तो ऐसा है, एक दिन अगर आप कपड़े नहीं चेंज करेंगे तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पैकिंग लाइट रखिएगा, ठीक है। और 13 सितंबर को जो मैं कहता हूं कि अपने फोकस पूरा का पूरा किसके ऊपर रखना है, आपको करंट अफेयर्स के ऊपर रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप हालांकि 6 महीने से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट स्टिल आपको बहुत सारे टीचर जो हैं आपको वन शॉट में करंट अफेयर्स 6 महीने का रिवीजन करवाते हैं। और ये नेचुरली बिल्कुल सही समय है करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का, क्योंकि क्योंकि कल परसों सुनी हुई बात आपको तुरंत रिकॉल हो जाती है, अरे हाँ ये सुनी तो थी, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो हमने देखा था। तो इसलिए करंट अफेयर्स आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। स्टैटिक जीके के नोट्स आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। रिवाइज स्टैटिक जीके। और अर्ली गो टू बेड, आपको जल्दी सोने जाना है, ये हालांकि मैंने पहले भी बता दिया तो फिर से बता दे रहा हूं कि जल्दी सोने जाएंगे तो सुबह सही टाइम पे उठ पाएंगे, और सही टाइम पे उठेंगे तो सही एनर्जी के साथ आप अपने एग्जाम सेंटर पहुंचकर सब कुछ बढ़िया से कर पाएंगे। तो ये हो गया सबसे पहले कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन पर भी ध्यान दे दीजिए बेटा। नो न्यू टॉपिक्स, बिल्कुल मत सोचिएगा कि हाँ मैं कुछ आखिरी दिन में ऐसा पढ़ लूं जिससे मेरा स्कोर बूस्ट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी के साथ हो भी रहा है तो बेटा दैट आर एक्सेप्शनल केसेस, उस बच्चे का दिमाग बहुत स्ट्रांग होगा या फिर वो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो उसने शायद कुछ पढ़ लिया होगा, तो उसको तो पढ़ ही लेना चाहिए क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप अपने आप को वेल प्रिपेयर करके चल रहे हो तो नए टॉपिक्स को छूने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से आपको एक स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है कि आपको ये करना है कि आपको नया टॉपिक नहीं छूना है, ठीक है। मैथ्स बिल्कुल सॉल्व नहीं करनी है, फिजिक्स बिल्कुल सॉल्व नहीं करनी है, कैलकुलेशन से जितना हो सके उतना दूर रहना है कि मुझे अपने दिमाग को थकाना नहीं है, क्योंकि पिछले 4 5 6 महीनों से आप यही तो कर रहे हो, डेली मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली कर रहे हो, डेली कर रहे हो। तो एक दिन के लिए अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो कि नहीं जितना हो गया, जितना प्रैक्टिस करना था मैंने कर लिया, आपको कैलकुलेशंस और नहीं करनी है। जितना हो सके करंट अफेयर स्टैटिक जीके के ऊपर ध्यान दीजिए, स्टैटिक डेटा के ऊपर ध्यान दीजिए कि मुझे रीडिंग करने में ज्यादा फायदा हो। आप इंग्लिश के कॉमन एरर्स को ध्यान रख सकते हैं, उनको रीडिंग पे जाइए, मतलब ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। मेरा मेन फोकस क्या है कि कैलकुलेशंस नहीं करनी है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं, अर्ली गो टू बेड के साथ मैं कह रहा हूं अवॉइड फोन्स या सोशल मीडिया फॉर बेटर स्लीप। अब आपको मैं फोन्स के साथ एक प्रॉब्लम बता देता हूं। फोन में आप एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं या फिर इंस्टाग्राम की रील्स हैं, तो इनमें ना एक बहुत प्यारी चीज बनाई गई है बेटा, बहुत प्यारी चीज, मतलब ये उनके लिए प्यारी चीज है, हमारे लिए नहीं है, जो जिनका ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे आपको आता है मजा, और मजा आने की वजह से डोपामीन आपके दिमाग में रिलीज होता है, और डोपामीन रिलीज होता है तो आप बस यही करते रह जाते हो, ये करते रह जाते हो, करते 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 कहां 1 घंटा गया, गायब। अब 1 घंटा गया तो गया। मजेदार चीज बताता हूं, इसका साइड इफेक्ट बताता हूं कि आपके फोन में से कुछ ऐसी ब्लू रेज निकलती हैं, लाइट रेज होती हैं ब्लू कलर की, ठीक है। तो वो लाइट रेज ऐसी होती हैं जो आपकी नींद आने वाले जो रिसेप्टर्स हैं उनको आपको रिड्यूस कर देता है, उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है, जिससे आपकी नींद कट जाती है। और अब तुम समझ जाओ कि नींद कट गई तो क्या होगा। नींद कट गई तो आप एक अच्छी नींद नहीं ले पाओगे, और फिर उसके बाद अगली सुबह आप बड़ा ड्राउजी सा फील करोगे कि सर थकान थकान
थकान सी लग रही है, नींद नहीं हुई है रात भर, बड़ा दिमाग विचलित सा लग रहा है, तो इन चीजों से बचो। एक रात के लिए अपने ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ कि मैं फोन छूंगा भी नहीं, रात को जल्दी सोने के लिए जाऊंगा, 9 बजे 8 बजे खाना पीना करके 8-9 बजे तक आप सोने चले जाओ। और कोशिश करो कि 13 सितंबर को जितना हो सके लाइट फूड खाओ, क्योंकि लाइट फूड खाने से आपको इंडाइजेशन जैसी चीजों से भी बचने की कोशिश करोगे। बेटा ये बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं हर एस्पेक्ट से बता रहा हूं ताकि आप लोगों का किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े जिससे मैं आपका जो मेहनत है, जो आपका आपने समय दिया है, वो बर्बाद हो जाए, है ना। बहुत छोटी छोटी बातें, आप कहोगे कि सर क्या छोटी छोटी बातें बता रहे हो कि अच्छा खाना खाओ, हल्का खाना खाओ, लेकिन मैं सिर्फ मेरी मेरी मंशा, मेरी इंटेंशंस को अगर आप देखोगे तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो कि आपको बुरा लगे कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। इसलिए मैं हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। अपने ओवर थिंक मत करो कि मैंने इतना ही पढ़ा है, मैंने ये, क्योंकि एक दिन में कोई जादू नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं है। आपके पास जितना समय था आपने उसको दिया, आपने मेहनत करी, आपने जितना कर सकते थे आपने अपना बेस्ट कर लिया है। एक दिन में कोई आपको ऐसा तथास्तु नहीं होने वाला है कि तुरंत आपको सब कुछ आ जाएगा और पेपर में आपको सब कुछ होने लग जाएगा। अगर कोई ऐसा करंट अफेयर्स के अलावा कोई मैराथन ले भी रहा है कि आज ये सवाल कर लो पेपर में यही आएगा, तो बेटा बचना ऐसी चीजों से, ठीक है। इंग्लिश, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इन तीनों के अलावा किसी और के मैराथन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैथ्स मैंने साफ साफ मना कर दिया और इससे ज्यादा स्कोरिंग फिर और कुछ आपका बनता नहीं है। तो समझ गए, ठीक है। अब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवरथिंक नहीं करना है, क्योंकि ये भी बेटा दिमाग को कहीं ना कहीं आपको थकाने का काम करेगा और आपके दिमाग की जो एफिशिएंसी है उसको कम करेगा, ठीक है। अवॉइड ट्रैवलिंग एट नाइट, जैसा कि मैंने बताया कि रात को ट्रैवल ना करें, कोशिश करें एक रात पहले ही वहां पर पहुंच जाए और रात को आप उसी शहर में अच्छे से नींद लें, ताकि आपकी नींद अच्छी और सुबह बढ़िया से उठ पाए। तो ये पहला पार्ट आपका हो गया, ये ध्यान रखेंगे जी। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जब हमारा 14 सितंबर का दिन शुरू होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका डी डे आ चुका है। अब आपको वो सारी चीजें करनी है जिससे आप वो अपनी जो अपनी आकांक्षाएं रखी हुई हैं अपने आप से, उसे आप सफल कर सको, उसे आप वास्तविकता में ला सको, इसके ऊपर काम करना है। तो इसके ऊपर काम करने के लिए क्या क्या करना है 14 सितंबर को, वो मैं आपको सुबह बता रहा हूं कि सबसे पहले सुबह उठे 5:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उस हिसाब से उठ सकता है। 6 बजे से ज्यादा लेट मत करना बेटा, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है, ठीक है। अगर आप रात को जल्दी 8-9 बजे तक सो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी 5-6 बजे तक नींद खुल जाएगी, ठीक है। कंडीशन ये कि आप में से अगर कोई पैंडा प्रजाति का ना हो तो, ठीक है। चिल मार रहे हैं थोड़ा सा, है ना, ऐसा प्रेशर से बाहर करने के लिए। तो पैंडा प्रजातियों को हम कहने की 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लेना, लेकिन जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद बेटा वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि इससे शरीर की जितनी भी स्ट्रेचिंग है वो निकल जाएगी, थोड़ा जो एनर्जी, जो एकदम लेजीनेस होता है, ड्राउजीनेस होता है, वो कट जाएगा, ठीक है। नहाए धोएं, अच्छे से एक्सरसाइज कर लीजिए थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आप मार रहे हो भाई डेडलिफ्ट मार रहे हो, आप शोल्डर प्रेस मार रहे हो, चेस्ट प्रेस मार रहे हो, ये सब नहीं करना है। हल्का फुल्का हल्की सी रनिंग लेकर आ गए, 100 मीटर तक की रनिंग लेकर आ गए, थोड़े बहुत सिटअप्स लगा लिए, ठीक है, थोड़े बहुत ऐसे स्ट्रेचिंग कर लिया, यूं यूं करके स्ट्रेचिंग कर लिया। बस इससे क्या है, आपकी बॉडी की जितनी भी लेजीनेस है वो खत्म हो जाएगा। वो हमारा टारगेट है, हमें बॉडी बनाना नहीं है हमारा टारगेट, ठीक है। तो लेजीनेस को हमने बाहर कर दिया। लाइट ब्रेकफास्ट लीजिए। अगेन लाइट ब्रेकफास्ट लेने के 2 कारण है, इंडाइजेशन से बचोगे। दूसरा, अगर आपने कोई हेवी ब्रेकफास्ट ले लिया तो उसके बदले में ना खाना एक बहुत प्यारी चीज लेकर आता है, जो सबको प्यारी है भाई, मुझे भी बहुत प्यारी है, नींद लेकर आता है भाई, बहुत प्यारी चीज है। मतलब किसको नहीं सोना पसंद, बताओ, है ना। तो आपको पसंद नहीं पसंद बताना मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो नींद सबको पसंद है, तो मैं नहीं चाहता कि बेटा एक दिन के लिए आप नींद के साथ दोस्ती करो, उस दिन आपको नींद से दूर रहना है, ठीक है। तो इसलिए लाइट ब्रेकफास्ट की नींद भी हमें काउंटर करना है कि नींद ना आए। हल्की फुल्की लाइट ब्रेकफास्ट रखोगे तो आपका पेट ओवर फुल नहीं होगा, मतलब एकदम फुल नहीं होगा, तो आपको नींद वाले जो ड्राउजीनेस है उससे भी आप बच जाओगे, ठीक है। करंट अफेयर्स रिवाइज करें, फॉर्मूला शीट्स आप देख सकते हो। आपको मैथ्स सॉल्व नहीं करनी है, आपको सिर्फ रिकॉल करना है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे था, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे था। आप स्टैटिक जीके रिवाइज कर सकते हो, करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम सेंटर निकलने से पहले, अब चाहे आप अपने शहर में हो चाहे आप एग्जाम सेंटर के शहर में हो,
समझ रहे हो ना, अपने शहर में अगर एग्जाम सेंटर है तो अपने घर से निकलोगे, अगर एग्जाम सेंटर किसी और शहर में है तो आप उस शहर में जो आपने घर लिया है या फिर जो भी आपने जिस भी घर में आप रुके हो, जहां पर भी आप होटल वगैरह में रुके हो, तो वहां से चलने से पहले प्लीज बेटा अपने एसेंशियल्स जरूर चेक कर लीजिएगा। एसेंशियल्स माने एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करूंगा, सब बात करूंगा बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ बात करूंगा, तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा। ये सारे मैंने इसी ऑर्डर में रखे हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो आप लोग ये पूरा प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से लिखते हुए चलिए कि सर ने इस हिसाब से लिखा हुआ है, तो कुछ भी ऑर्डर के हिसाब से फॉलो करिए बेटा। मेरे को ये पूरा एक दिन लगा है आप लोगों के हर तरीके से सोचने के लिए कि बच्चा किन किन मुसीबतों से गुजर सकता है, तो मैंने उस हिसाब से ये बनाया है। मतलब मैं बैठा हूं भाई करीब ऐसा नहीं है कि पूरा 24 घंटा लगा है, मैं सोच समझ के कि हाँ मैंने 1 घंटा बैठा, फिर मैंने एक शीट लिखी पूरी कैसे ऐसा हो सकता है, फिर थोड़ी देर बाद घूम कर आया अरे मेरे को ये वाली चीज भी ऐड करनी है, तो मैंने सोच समझ कर बनाया है। तो आप इन्हें प्लीज एक कागज में नोट कर लीजिएगा और चलने से पहले ये पूरा कागज एक बार क्रॉस चेक, आए क्रॉस चेक। ठीक है, तो ऐसे करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक, अपने एसेंशियल्स चेक कर लीजिएगा घर से निकलने से पहले। रीच एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 आवर अर्लियर, क्योंकि 30 मिनट पहले एनडीए के नोटिफिकेशन के अंदर और एडमिट कार्ड के अंदर दोनों जगह लिखा हुआ है कि एग्जाम सेंटर के गेट्स 30 मिनट पहले बंद हो जाएंगे। एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद हो जाएंगे। तो आपको 1 घंटा पहले पहुंचने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा एक बहुत अच्छे खासे बच्चों का भीड़ होता है, उस भीड़ में आप खड़े रहोगे, एंटर करोगे, एंटर करते हुए आपको समय लगेगा, आपको ओएमआर शीट वगैरह फिल करने में, सेटल डाउन होने में, पानी पीने में, वॉशरूम जाने में, वगैरह 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 कामों में थोड़ा समय लगेगा। तो आखिर क्यों अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़ करने में जुटे पड़े रहेंगे। उससे बेहतर है 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, जैसे ही गेट खुलेगा आराम से एकदम कामली अंदर पहुंचेंगे, सेटल डाउन होंगे, रिलैक्स करेंगे, अपना शुरू करेंगे, है ना। समझदार बच्चा यही करेगा, और जो बनेगा सलमान खान वो बेटा जय हो। ठीक है, जय हो। चलो फिर उसके बाद हम करेंगे कि हाँ, यूज वॉशरूम्स एंड स्टे रिलैक्स्ड। वॉशरूम्स यूज करने का क्या परसेप्शन है सर, कैसी बात कर रहे हो, वॉशरूम के बारे में बताओगे? अब नहीं, मैं बताऊंगा बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है एग्जाम के बीच में उनको वॉशरूम आता है कि सर क्या हम वॉशरूम यूज कर सकते हैं, वॉशरूम चले जाएं, मे आई गो टू टॉयलेट सर, ऐसे करके उंगली चलाते हुए बोलते हैं। इसका नुकसान क्या है बेटा? कोई नुकसान नहीं है। एक नुकसान है, जैसे तुम वॉशरूम जाओगे एग्जाम के बीच में जब जाओगे तो आपको 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय लगेगा वो आप सबका नुकसान है बेटा। तो क्यों इस चीज को भी इग्नोर किया जाए जो आपको एक खतरे की लाइन पे लाके खड़ी करती है, तो इससे भी आप बच लेना। ठीक है, प्लीज ऐसे वॉशरूम चले जाना। और पहले भी मैंने बोला था कि अगर नहीं भी आ रही हो तो ऐसे करके कर लेना, ठीक है, जोर लगा के कर लेना जी। और रिलैक्स रहो, पानी वानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो। ऐसा मन के बहुत सारा पानी पी लिया सर जी, अब तो पानी जो है पेट में छप 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 कर रहा है, ऐसा भी नहीं। हाइड्रेटेड रहो, थोड़ी थोड़ी देर में एक घूंट पानी पीते रहो, इससे शरीर में पानी बना रहेगा। और तुम्हें मालूम है कि डिहाइड्रेशन सबसे पहले कहां इफेक्ट डालता है? सबसे पहले दिमाग में इफेक्ट डालता है बेटा। आपके सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग उतने एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। तो डिहाइड्रेशन से बचना है कि आप कहीं पानी ही नहीं पी रहे हो, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, आपका दिमाग एकदम फ्रेश काम करेगा। दिमाग बोलेगा आहा आहा पानी पानी पानी, तो वो पानी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बेटा। प्लीज थोड़ा पानी पीते रहिएगा, ठीक है। डू नॉट टॉक टू अदर कैंडिडेट्स। अब बहुत सारे बच्चे ना, दो तरीके के बच्चे होते हैं, जो पढ़कर जाता है और एक जो पढ़कर नहीं जाता है। तो पढ़कर जाने वाला बच्चा ना, बहुत बढ़िया से जो पढ़कर गया ना, वो क्या करता है अपने कॉम्पिटिशन को, वो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, कोयल बर्ड जो है अपने ही अंडे को नीचे गिर देती है, तो ये अपना अंडा नहीं है, लेकिन जो पढ़ने वाला कैंडिडेट है और बहुत बढ़िया, वो अपना कंपटीशन हटाता है। कंपटीशन कैसे हटाता है? कंपटीशन ऐसे हटाता है कि वो सामने अगर कोई एवरेज बच्चा आया है ना, तो उसको वो डरा देता है कि तूने ये पढ़ा है, तुझे ये पढ़ा है, ये बहुत जरूरी है, ये पेपर में आएगा, ऐसे ऐसे करके। और तुम डर जाओगे भाई, तुम बहुत डर जाओगे। और भले ही पेपर में वो नहीं आया, लेकिन तुम्हारी तो बेटा सिट्टी बिट्टी गुम हो चुकी थी पेपर से पहले ही, तुमने अपने हथियार डाल दिए थे कि हाय मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा यार, ये कितना पढ़कर आया है। तो ये सब भ्रम है बेटा, ये सब धोखा है, आपको बेवकूफ बनाने की स्कीम है। ये सारे जो बिल्कुल एकदम क्रीम वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, सारे करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ बच्चे इस स्मार्टनेस को अलाउ करते हैं अपने जीवन में कि भैया कंपटीशन हटाओ, ठीक है, ये सब कंपटीशन है अपने लिए। तो कंपटीशन
अगर करना है तो फेयर कंपटीशन क्या, बात ही मत करो। हम पढ़कर आए, हम अपनी तैयारी करके आए, हम अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, बस अपने ऊपर भरोसा रखो, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेरेंट्स के साथ गए हैं तो पेरेंट्स से बात कीजिए, किसी और कैंडिडेट के साथ बात मत कीजिए जब तक कि आपको किसी और तरह की मदद की जरूरत ना हो। मान लीजिए पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा XYZ रीजंस की वजह से सिलेबस डिस्कस करने के लिए आप किसी भी बच्चे से बात नहीं करेंगे। ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है, बाकी आप अपनी तरफ से खुद समझदार हैं बेटा, आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है। एंड रीड इंस्ट्रक्शंस एंड फिल OMR शीट केयरफुली। बेटा जब आप अंदर चले जाएंगे तो आपको OMR शीट दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पहले। तो बेटा यहां सबसे ज्यादा गलती बच्चा करता है, और तुम्हें नहीं समझ में आता कि अगर तुम्हें 10 मिनट दिए जा रहे हैं, 15 मिनट दिए जा रहे हैं, डिपेंड करता है कि अलग अलग सेंटर में पहले कब दे दिया, कब OMR शीट दे दी, तो आपको 10 मिनट दिए गए हैं, तो क्या NDA या UPSC ये देख रहा है कि हाँ OMR शीट किसने पहले भरी, हम उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे? अगर ऐसा है तो बेटा कंपटीशन लगाओ, OMR शीट पहले कौन भरेगा। अरे भाई जब तुम्हारे पास 10 मिनट है, अच्छे से पढ़ो, हर एक गोले को ढंग से देखो कि A कहां लिखा है, B कहां लिखा है, C कहां लिखा है, 1 कहां लिखा है, 0 कहां लिखा है, हर एक चीज को अच्छे से देखकर पढ़कर भरो, क्योंकि बेटा एक गलती आपके OMR शीट के डेटा को रीड नहीं करेगी, और डेटा रीड नहीं करेगा। अब चाहे तुम 300 मार्क्स का पेपर पहला वाला सॉल्व कर रहे हो, है ना, 300 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो, और 300 मार्क्स में से आपके 300 मार्क्स आने वाले हैं, यूपीएससी बोलेगा ये कौन, ये तो हमारे डेटा लिस्ट में ही नहीं है, गए काम से। अब तुम चाहे इन्विजिलेटर के हाथ पांव जोड़ो, तुम यूपीएससी को मेल करो, या फिर प्रधानमंत्री जी के पास चले जाओ कि मैंने तो ऐसा किया था, तो कुछ नहीं होने वाला बेटा, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं हर उस जगह पे बात कर रहा हूं कि एक छोटी सी गलती आपके पूरे मेहनत पर पानी फेर सकती है। भले ही आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप बहुत ज्यादा बारीक बारीक बातों पे बात कर रहे हो, इतनी छोटी बातें कौन करता है, लेकिन ये हैं बेटा, ये उस बच्चे से पूछो जो इन चीजों को फेस कर रहा है, जो इन चीजों की वजह से भुगत रहा है कि मैंने तैयारी बहुत अच्छी करी थी सर, लेकिन मेरे साथ ये हो गया। तो आप उन लिस्ट में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो बेटा बिल्कुल आप इग्नोर कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी मेहनत का रंग आना चाहिए, तो बेटा इन छोटी छोटी चीजों पर जब कोई आपको बता रहा है तो आपको सुन लेना चाहिए, है ना जी। तो OMR शीट को फिल करते हुए, ठीक है, फिल करते हुए आप बहुत ध्यान से भरिए। 10 मिनट अगर दिए जाते हैं तो 10 मिनट लेकर भरिए, अच्छे से भरिए। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ी कॉमन सी बात है कि सर ये तो बड़ा आसान है, अपना नाम भरना कोई काम होता है क्या, लेकिन बच्चे गलती करते हैं। मैं सबको बोलूंगा बेटा, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग जल्दबाजी ना करें, आराम से भरें, क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आपने अपनी डिटेल्स अच्छी भरी तो अगर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने डिटेल्स अच्छे से नहीं भरी तो चाहे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको एक भी मार्क्स अवार्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि डेटा रीड ही नहीं होगा आपका, राइट। ठीक है, अपने आप को रिलैक्स रखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। पेपर शुरू होने से पहले ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आंखें बंद करके अब लंबी सांसें लीजिए, रिलैक्स करिए, अपने आप को शांत रखिए कि सब सही है गुरु, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसे करके, है ना। तो सब बढ़िया है, सब सॉर्टेड है, आपने मेहनत करी है, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने दिल से मेहनत करी है, आपने तैयारी करी है, तो कौन रोकेगा भाई। कोई है ऐसा कि नहीं 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 इस बच्चे को पास नहीं होने देंगे, ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं है। अपने आप को शांत रखिए, जितना आपने किया है बेटा उसके बदले में आपको जरूर मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि पैनिक एक बड़ा दुश्मन है बेटा एग्जामिनेशन में। जब आप पैनिक करते हो, आप अपने आप को स्ट्रेस में लेकर आते हो, तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी दुश्मन है बेटा आपके एग्जाम के परफॉर्मेंस के अंदर, राइट। चलिए, तो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि हाँ कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें एग्जाम में ले जाने हैं। तो याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स में एडमिट कार्ड, आप ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, कलर्ड निकालो, कैसा भी निकालो, सब चलेगा बेटा। तो एडमिट कार्ड 2 कॉपीज निकाल लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक कॉपी तुमसे गुम जाती है, तो दूसरी कॉपी आप रख लेना, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो ऐसा आप 2 कॉपी रखिएगा, एक अपने, अगर आपके साथ रिलेटिव जा रहे हैं तो रिलेटिव की जेब में रख दीजिएगा, एक अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अगर कहीं गुम देते हो तो आपके रिलेटिव के पास जरूर रहे। अच्छा, फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ आप ओरिजिनल तो लेके ही जाइए, लेकिन उसके साथ एक फोटो कॉपी भी ले जाइएगा। अब ये फोटो आईडी प्रूफ में आधार हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और भी अगर ऑप्शंस हैं तो वो आप अपने एडमिट कार्ड और नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो। ये जनरली बहुत कॉमन होते हैं, तो ये कॉमन वाले आप रख सकते हो अपने पास, जिसमें बेसिकली आपकी फोटो आइडेंटिटी हो सके, फोटो की आइडेंटिटी हो सके, ठीक है, जिसमें फोटो और आपका नाम। याद रखिएगा,
एक और बात मैं बोलूंगा कि इसमें आपको ध्यान रखना है, नेम सेम होना चाहिए, नेम सेम होना चाहिए। ऐसा कोई वैलिड आईडी प्रूफ मत ले जाइएगा जिसमें आपके एडमिट कार्ड में नाम अलग हो और बेटा आईडी प्रूफ में नाम अलग हो, ऐसा मत ले जाइएगा, दिक्कत में आ जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। तो ऐसा आईडी प्रूफ लेकर जाइए जिसमें आपका एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड में, ठीक है, दोनों में सेम नाम हो, ठीक है। तो ये नेम सेम होना चाहिए। अच्छा, और इसके साथ आपको क्या रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए बेटा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज रख लीजिएगा। ये उन केसेस में होता है जनरली, बहुत सारे कहीं ये कहीं पे लिखा नहीं है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले ही जानी है, लेकिन ये उन केसेस में होता है कि फोटो सेम होनी चाहिए। ये भी मैं लिख देता हूं, फोटो सेम होनी चाहिए, एडमिट कार्ड से सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये उन केसेस में होता है जिनके एडमिट कार्ड में फोटो जो होती है ब्लर होती है, थोड़ी सी धुंधली होती है, तो फोटोकॉपी निकालने के बाद या प्रिंट निकालने के बाद वो और धुंधली सी दिखाई दे रही होती है। तो वहां जो एंट्रेंस गेट में आपकी चेकिंग हो रही होगी, आपको एंट्रेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उस दौरान अगर आपकी फोटो आपकी शक्ल से मैच नहीं कर रही है तो वो बड़ी दिक्कत में आ जाते, कह रहे यार इसे कैसे एंट्री कर देते कि तो शक्ल ही ना दिख रही हो, है। तो उस केस में बेटा आपका जो 2 पासपोर्ट साइज फोटो है ये वरदान की तरह काम आएगा कि भैया ये देखो मेरे पास मेरी फोटो है, ये मेरी फोटो है, ये एडमिट कार्ड के ऊपर है, देखो मैच कर लो, काफी हद तक मैच कर रही है, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ रख लीजिएगा फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। मैंने बताया कि आईडी फोटोकॉपी जो है वो आप अपने रिलेटिव के जेब में रख दीजिएगा जिसके साथ भी आप जा रहे हैं। अगर अकेले जा रहे हैं तो बेटा ये फिर सोली आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप संभाल के रखोगे, ये रख जरूर लीजिएगा। स्टेशनरी लिस्ट में बेटा 2 ब्लैक बॉल पॉइंट्स रख लीजिएगा। सर एक से काम नहीं होगा, हाँ बेटा 2 इसलिए क्योंकि कभी कभी पेन नहीं काम करता है, पेन खो जाता है, किसी एक की भलाई के लिए शायद एक पेन रख लो कि कोई बच्चा पेन ढूंढ रहा है, तुमने उसे पेन दे दिया, बेटा दुआ लग जाएगी, क्या पता 2 मार्क्स उसके एक्स्ट्रा मिल जाए आपको। है ना। तो मैं हर तरीके से आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि बेटा अच्छा सोचोगे अच्छा होगा आपके साथ। तो अपने लिए 2 रखो, अगर आपके लिए काम नहीं आ रहा है तो शायद किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगा तो आप उसे दे सकते हो, ठीक है। पेंसिल एंड इरेजर जरूर रखिएगा क्योंकि मैंने हमेशा रिकमेंड किया है कि क्वेश्चन पेपर में जब आप मार्क करते हो तो पेंसिल से मार्क करो ताकि आपको वहां पर इरेज करने का एक ऑप्शन मिले। जब आप पेन से करते हो तो काट पीट करने की वजह से आप क्वेश्चन पेपर को दोबारा रीड करने में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अरे ये काट दिया था, ये सही था कि नहीं था। तो ऐसे करके आप पेंसिल से मार्किंग करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, बाकी जो जैसा बेहतर समझे वो कर सकता है, ठीक है। पेंसिल इरेजर रखिएगा। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड होती है, कुछ सेंटर्स में हो भी सकता है, कुछ सेंटर्स में मना भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले सकते हो। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके पारदर्शी, जिसके आप आर पार देख सकते हो, ऐसे यानी कि आपको कोई भी ऐसी बॉटल नहीं लेनी है जिसके आर पार नहीं देखी जा सकती हो, जैसे नीली बॉटल हो गई, काली बॉटल हो गई, या फिर ऐसा, है ना, ट्रांसलूसेंट भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी आपको वाटर बॉटल अलाउड है, ठीक है। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए बेटा क्योंकि रिलैक्सेशन का मामला है, ये अंदर का मामला है। कंफर्टेबल क्लोथ पहनिए क्योंकि जितना कंफर्टेबल आप फील करोगे, अगर मान लीजिए आपने टाइट सी जीन्स पहन ली, आप बैठे बैठे यूं करके कभी खुजा रहे हो, कभी टाइट जीन्स ऊपर कर रहे हो, कभी अपने आप को ठीक कर रहे हो, तो ये सब माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है। उस दिन थोड़े से ढीले ढाले कपड़े पहनिए, पजामा पहन के चले जाए, मैं तो कहता हूं चप्पल पहन के चले जाओ भाई, आराम से है, पैरों में हवा लगेगी। कोई बोल थोड़ी ना कि जूते ही पहन के आना है तुम्हें एग्जाम देने के लिए, चप्पल पहन के चले जाओ, पैरों में हवा लगती रहेगी, कितना रिलैक्सेशन। मुझे तो बड़ा मजा आता है भाई चप्पल पहन के, है ना। आप देख लेना आपको क्या लगता है। तो ये कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनो, ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए, ठीक है। चप्पल पहन के जा सकते हो, मतलब रिलैक्सेशन वाला मामला होना चाहिए पूरा, अपने आप को कहीं से भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना है। एनालॉग वॉच, जिस इस तरह की घड़ी आप देख रहे हो जिसमें सुई होती है बेटा, ठीक है, सुई होती है, ये बैटरी से ऑपरेट होती है, तो इस तरीके के एनालॉग वॉच आपको अलाउड है, ठीक है। लेकिन डिजिटल वॉच जिसमें मान लो स्मार्ट वॉच हो गए या फिर ऐसी घड़ियां होती हैं जिसमें सिर्फ ऐसे डिजिट्स लिखे आते हैं कि 10:05 हो रहे हैं, वो वाली घड़ियां नहीं चलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां नहीं चलेंगी क्योंकि ये मना है, सख्त मना है। अगर आप पहनकर जाते भी हो तो आपको किसी के पास रखवाना पड़ेगा, आपको अंदर ले जाना अलाउड नहीं होगा। तो बेटा ये वाला हिस्सा आपका मैंडेटरी है जो कि आपको इसके बिना एंट्री पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और ये बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि एग्जाम सेंटर से मैं एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल लूंगा, बेटा
इस बात पे तुम इतना कैसे भरोसा कर सकते हो कि उस जगह पे जाके मेरे को कोई फोटोकॉपी की दुकान मिल जाएगी, और वो फोटोकॉपी की दुकान में अगर है भी तो वहां पे बच्चे कहाँ ही होंगे। तुम जैसे बहुत सारे घूम रहे होते हैं बेटा जो लाइन लगा के खड़े हैं, और तुम एग्जाम सेंटर में लेट हो जाओगे। तो इन सब चीजों से बचो। जो एसेंशियल्स चेक करने के लिए बोले थे वो बेटा पहले ही दिन आपको कर लेना है। ये सारी चीजें आप अपने ट्रांसपेरेंट उसमें क्लियर बैग ले लोगे। क्लियर बैग मैंने बताया हुआ है ना, क्लियर बैग कैसा होता है, जैसे फाइल्स वगैरह रखने के लिए क्लियर बैग होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट सा प्लास्टिक का बैग होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी चीजें रखकर आप ले जा सकते हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको अलाउड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप उसमें से अपने सबसे ज्यादा जरूरी चीजें उठाकर अपने सेंटर में ले जाना, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं मामला कि सर पेपर शुरू हो गया है, 10 बज गए हैं। अब 10 से 12:30 के बीच में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर जैसे ही आपका 10 बजे आपको एक नोटिफिकेशन आया कि हाँ अब आप पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, बेल बजी, कुछ भी बजा ऐसा, तो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पेपर फाड़ा और शुरू कर दिया। बेटा टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। क्या पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचा दी कि भाई फुल स्पीड में काम करने का है। पहले भाई ईंधन तो पहुंचा दो यार शरीर को अच्छे से। आंख बंद करके लंबी सी बेटा अपने माता पिता का नाम लेना चाहते हो, अपने गुरुदेव का नाम लेना चाहते हो, अपने ईश्वर का नाम लेना चाहते हो, किसी का भी नाम लेकर उनका आशीर्वाद मन ही मन में लो और फिर शुरू करो, ठीक है। ठीक है, फिर शुरू करो और पहले लॉन्ग ब्रीथ लो और चेहरे पे एक स्माइल लेकर आओ कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि ऐसा नहीं, लेकिन अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आता है। आपके चेहरे में स्माइल बेटा हमेशा सामने वाले को लुभाता है और आपके अंदर भी ऊर्जा लेकर आता है। तो एक बहुत छोटी सी बात है, मैं हर छोटी छोटी चीज के बारे में बात करूंगा जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ये बात याद रखिएगा। अगर ये मुस्कुराहट के साथ अगर आपने शुरू किया और फिर मुझे आके बताना जरूर कि सर काम तो किया, मान के लिखना। ये कमेंट सेक्शन खुला हुआ है बेटा, आप बताओगे मेरे को आके कि सर काम किया इसने, है ना। तो स्टार्ट विद लॉन्ग ब्रीथ एंड अ स्माइल ऑन योर फेस। बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर मैं कर सकता हूं, ये बोलना कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। 5 से 10 मिनट बेटा ये डिपेंड करता है एवरेज टू बढ़िया वाले बच्चा की एकदम बढ़िया प्रिपेयर करके आया हो तो उन सब बच्चों के हिसाब से मैं यहाँ पर डिपेंड करता है कि 5 से 10 मिनट। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर आते ही तुमने सॉल्व करना शुरू कर दिया, है ना, ऐसा मत करना। मेरी बात मानना कि 5 से 10 मिनट पूरे क्वेश्चन पेपर को, मैथ्स के पेपर को छानना, और छानने के बाद अपने उन क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करना जो आपको आसान लगते हैं या फिर जो आप पढ़कर आए हो, उन क्वेश्चंस को टिक लगाते हुए चलना। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो पढ़कर आपको लग रहा होगा कि अरे ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा बट हाँ मुझे आता है, उनको गोला बना लेना कि मैं इनको करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें देख के तुम्हें लग रहा होगा इसे तो चप्पलों से मारना चाहिए जने जैसे कॉकरोच है, गंदा वाला, घिनौना सा, है ना। तो ऐसे सवालों को सीधा कट लगा देना कि नहीं करना है भाई। हमें यूपीएससी ने 120 सवाल मैथ्स में सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, उसने कहा कट ऑफ निकाल ले भाई, बाकी एसएसबी में कर लियो तेरे को जितना करना है ना, जितना परफॉर्म करना है एसएसबी में कर लियो, तो यहाँ पे कट ऑफ निकाल ले बस। तो कट ऑफ अगर निकालनी है तो बेटा हमें वो क्वेश्चंस हटा देने हैं जो यूपीएससी ने आपको रोकने के लिए डाले हैं, आपका समय बर्बाद करने के लिए डाले हैं, आपको परेशान करने के लिए रखे गए हैं। तो उन सवालों को काट दो कि यूपीएससी की चाल को हम लोग पहले पकड़ लेंगे कि भैया अच्छा ये क्वेश्चन फंसाने के लिए डाला गया। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि हाँ ऐसे सवाल हैं जो पहली बार में पढ़कर समझ ही नहीं आ रहे हैं, उनको काट दो। क्योंकि अगर आपने तैयारी करी है तो आपको देखकर इसका अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझसे हिलने भी नहीं वाला, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, गोला बना दिया, ऐसे करके पेंसिल से अपने निशान बनाते चले, है ना। ऐसे करके आपने 120 सवाल, इसका फायदा क्या है, 120 सवाल आपने सरसरी निगाह से घुमा लिया। आपको पता है कि मेरे मतलब के कौन कौन से सवाल आए हैं, आपको पता है कि मेरे को रोकने वाले कौन से सवाल हैं, ये सब कुछ आपके साथ हो चुका होगा। एक उस बच्चे को सोचो जिसने 120 सवाल को छुआ तक नहीं, वो 70-80 सवाल तक ही पहुंच पाया और फिर उसे घर जाके पता चला सॉल्यूशन देखकर कि भाई मेरे मतलब के सवाल तो 90 से लेकर 120 के बीच में थे, अब मैं क्या करूं है। तो फिर मैं उसे बोलता हूं बेटा दोबारा फॉर्म भर ले तो आपको बोलता हुआ अच्छा लगूं मैं? नहीं, है ना। तो आपके पास जब मौका है तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि पूरे क्वेश्चन पेपर में क्या आपके मतलब की चीजें आई हैं, तो वो आप पहले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर करके अपना काम निपटा लो कि मुझे पता है कि मेरे क्वेश्चन 90 से 100 के बीच में हैं, मेरे क्वेश्चन 70 से 80 के बीच में है। आपको ये पता होना चाहिए, आपके टिक लगे हुए होंगे, यू आर नाउ कॉन्फिडेंट कि भाई इतने सवाल तो मेरे बन ही रहे हैं, बड़े प्यार से आराम से एकदम मजानी लाइफ वाली बात है।
ठीक है, सेग्रीगेट कर लिया इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को। स्टार्ट विद इजी प्रॉब्लम्स, अपने आसान सवालों को सॉल्व करना शुरू करो। अब कोई बच्चा कहता है सर क्वेश्चन नंबर 1 से करूं या क्वेश्चन नंबर 2 से करूं या पीछे से करूं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता बेटा, ये सब फालतू की बातें, सब बेकार की बातें हैं। आपने इजी क्वेश्चन को टिक लगा लिया, जैसे मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आपने 1 क्वेश्चन किया, फिर 3 क्वेश्चन किया, फिर 5 क्वेश्चन किया, फिर 7 क्वेश्चन किया, आपने इस तरीके से सॉल्व करना शुरू किया। इसके दो फायदे हैं। इजी क्वेश्चन में आपको समय लगता है कम। इजी क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज बेटा 30 से 40 सेकंड में कहूंगा, इजी क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड आपको लगते हैं इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, इजी क्वेश्चन में। लेकिन ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को एनडीए मैथमेटिक्स के अंदर 1 मिनट 15 सेकंड देता है, यानी 1.25 मिनट के आसपास समय देता है। तो आपने 30 से 40 सेकंड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया, आपके आंसर आने शुरू हो गए। तुक्का नहीं लगाना है, फिर से बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट आंसर आ रहा है, टिक करते चलो, टिक करते चलो। इसके दो फायदे, पहला कि आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे सॉल्व हो रहे हैं, आपके अंदर की ऊर्जा जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि आप जो करना चाह रहे हो वो हो रहा है। ठीक है, आप जो करने के लिए आए हो वो सफल होते हुए दिख रहा है, तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा ये कि आपके समय कम होने के बावजूद, यानी समय आप कम भी ले रहे हो और आपको 2.5 मार्क्स जुड़ते जा रहे हैं बेटा। अरे हाँ, आप मान लो कि अगर आपने 50 क्वेश्चन आसान वाले ढूंढ लिए और उनको सॉल्व कर लिए, तो 50 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 125 तो आपके हो गए। अब तो मुझे सिर्फ 25 नंबर का फासला तय करना है, बस। ये अप्रोच याद रखना बेटा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कैसे अपीयर करना है, कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो बात मैं बता रहा हूं कि आप पहले आसान क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। इसमें आपको समय लगेगा 60 से 75 मिनट। क्यों? क्योंकि आप करीब करीब 60 क्वेश्चन आसान होते हैं, तो उनको सॉल्व करोगे, 30 से 40 सेकंड का एवरेज लेते हुए सॉल्व करोगे। ठीक है, और आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा नहीं करना है, तो इस हिसाब से आपको 60 से 75 मिनट अपने टिक लगाए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगेगा। अब कर लिया, आपका एक अच्छा खासा 100 से 120 तक का स्कोर तैयार हो गया। हाँ, अब तुम सेफ हो, अब तुम्हें फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब जीएटी भी है अभी, लेकिन मैथ्स में फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगले कदम में आओ। अगले कदम में बेटा अब मॉडरेट सवाल, जिनको आपने गोला बनाया था कि इनको मैं बाद में करूंगा, इसमें बेटा आप 60 मिनट दो, और इनको एवरेज बेटा कितना समय लगता है, 1 से 2 मिनट का समय आप दो। तो मैंने कहा था मॉडरेट सवाल बेटा 40 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। तो अब अगर आप हर एक सवाल को 1 मिनट 2 मिनट तक देते हो ऑन एन एवरेज, तो आपको कुल मिला के 30 सवाल सॉल्व करने में 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट लग जाएंगे। तो इन 60 मिनट में आपने मॉडरेट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आपने मान लो 30 क्वेश्चंस आपने मॉडरेट में अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपको मान लो कि आपने सही 20 कर लिए, तो 20 गुना 2.5 यानी 50 मार्क्स और हो गए। 120 आपने पहले तैयार कर लिए थे, 50 मार्क्स और ले लिए, 170 बन गए। अब बेटा अब चाहे तो तुम्हें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, यूं करके बैठ जाना, यूं करके, ठीक है, यूं करके बैठ जाना, मस्त एकदम बैठ गए, बढ़िया। लेकिन नहीं करना है ऐसा, कर सकते हो, मेरी तरफ से ऐसा कर सकते हो, लीव द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अब बेटा यहां पर याद रखिएगा, जो आखिरी के 20 मिनट बचे होंगे ना, आखिरी के, क्योंकि 10 मिनट आपने छानने में लगा दिए कौन से क्वेश्चन करने हैं, 60 से 75 मिनट आपने इजी क्वेश्चंस को लगा दिए, 55 से 60 मिनट आपने किसमें लगा दिए, मॉडरेट प्रॉब्लम से सॉल्व करने में लगा दिया, 15 से 20 मिनट बचे होंगे। तो अब इस बीच में बेटा आप थोड़ा सा, जहां पर हल्का फुल्का डाउट होगा ना कि क्या मैंने ये वाला क्वेश्चन सही निकाला था, एक बार और ट्राई कर लेता हूं, तो वहां पर आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर अपनी कोशिश कर सकते हैं। रफ वर्क एफिशिएंटली यूज कीजिए। रफ वर्क के बारे में मैं फिर से बता दूंगा। रफ वर्क करने का तरीका यह है कि बेटा क्वेश्चन पेपर के पीछे आपको 2 शीट्स मिलेंगी खाली, जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि आसान क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो आप कहां करोगे, क्वेश्चन के बाजू में, क्योंकि वो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, और आपको वापस रिव्यू करने में आसान होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहां किया, अच्छे से किया है, साफ साफ किया है। पेंसिल से करोगे तो ज्यादा आसान होगा, इरेज करने का ऑप्शन मिलेगा, और काटोगे भी तो गंदा नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के बाजू में ही सॉल्व करने की कोशिश करना। और जो मॉडरेट वाले सवाल हैं, हाँ, वो खाली जगह कहां इस्तेमाल करनी है, मॉडरेट वाले क्वेश्चंस के लिए, या फिर अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो वहां पर सॉल्व करो बेटा। क्यों? क्योंकि अब इनमें समय लगेगा, इसमें जगह लगेगी, इसमें कैलकुलेशंस लगेगी, तो यू नीड स्पेस।
तो जब भी आपको कोई मॉडरेट सवाल सॉल्व करना है तो जो आपको आखिरी में 2 शीट्स दिए गए हैं उसका इस्तेमाल वहां पे करो, लेकिन इजी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्वेश्चन के बाजू में ही करो, इतनी जगह होती है। ठीक है, आपका जब क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता है तो मैं जनरली आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही सॉल्व कर रहा होता हूं, क्वेश्चन पेपर को जनरली मैं यही कर रहा होता हूं। अगर मान लो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, कोई लेंथी क्वेश्चन आता है, तो मैं उसके लिए एक पेज का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो आपको भी यही करना है कि रफ वर्क को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए, रफ वर्क खत्म मत कर दीजिएगा, तो फिर बाद में आपको जगह नहीं मिलेगी, तो आप फिर वही फंस जाओगे यार घूम फिर के। तो आसान क्वेश्चन बाजू में सॉल्व करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चंस को रफ पार्ट में सॉल्व करो। फिल OMR आफ्टर एवरी 20 to 30 क्वेश्चंस। जैसे अपना एक टारगेट बना लो कि 20 या फिर 30, मान लो मैं 30 मान के चलता हूं, तो मैंने कहा कि सर मैं इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन 1 से लेके 30 तक मेरे को 5 ही इजी क्वेश्चन मिले। 5 मिले ना? हाँ 5 मिले, बस 5 मिले। हाँ कोई बात नहीं, 5 ही मिले सर जी, हमने इतनी तैयारी करी थी। तो उन 5 सवालों को ही मार्क कर लो, क्योंकि बेटा इससे क्या होगा ना, इससे सबसे फायदेमंद चीज ये होगी कि आप एक गलती नहीं करते हो। वो गलती मैं फिर से दोहराऊंगा बेटा, कुछ दिनों पहले भी मैंने बताई थी, फिर से बताऊंगा। वो ये कि बेटा एक बार मैंने एक बच्चे को देखा था, मतलब जब मैं एग्जाम दिया करता था, एनडीए का नहीं, जब ये कंपटीशन वाले एग्जाम्स में जब मैं दिया करता था, तो उन दिनों मैंने एक अपने ही उम्र के एक एस्पिरेंट को देखा था। तो वो क्या करता था, वो बेटा बाहर आया और चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया। तो मैंने उससे बात करी, मैं क्या हो गया, तो उसने ये बोला कि भाई मेरे को सारा क्वेश्चन पेपर बहुत बढ़िया आता था, लेकिन मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 37 या 36 कुछ बोला था, कि उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक गलती से बी लगाया, तो 36 का बी होना था, मैंने 37 पे बी लगा दिया। अब उसके बाद में उसी सीक्वेंस में बढ़ता गया, यानी उसके सारे क्वेश्चन गलत हो गए। और ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि उसने आखिरी में छोड़ दिया था कि मैं OMR तो बाद में भरूंगा। अब OMR जब जल्दीबाजी में भरना शुरू करा तो उसने एक ऊपर नीचे किया और सब सत्यानाश हो गया। वो बहुत बढ़िया स्कोर कर सकता था, लेकिन उसने गलती कर दी। तो क्या आप भी ऐसा करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर जो नहीं करना चाहते हैं तो बेटा एक टारगेट बना लो कि हर 20 सवाल, हर 30 सवाल, कोई भी 20 या 30 आप ले लो। तो उसके बाद मैं कसम खाता हूं कि सर मैं जितने भी सवाल मुझे उससे सॉल्व हो गए होंगे उन सबको मैं OMR शीट में मार्क कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको वो पैनिक नहीं होगा कि OMR शीट भरनी है, और आप गलतियों से बचोगे। और गलती अगर हो भी जाती है तो 1-2 क्वेश्चन में गलती होगी, बहुत बड़े लेवल पे गलती नहीं होगी। आप थोड़ा सा सोचकर देखना कि मैं क्या बात बोल रहा हूं। ठीक है, समझ आया? चलो नेक्स्ट, क्रॉस चेक द डाउटफुल आंसर्स। जो आखिरी के 15-20 मिनट है उसमें क्रॉस चेक कर लो कि डाउटफुल आंसर्स कहीं आपने तुक्का मारा हो, एक बार क्रॉस चेक ही कर लेते, क्या पता मैंने गलत निकाला हो। ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो आखिरी के 15-20 मिनट। और अवॉइड ट्राई टू सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। बेटा कोई आपको 15 अगस्त या 26 जनवरी में मेडल नहीं मिलेगा अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो। तो इस चीज से बचना है, निकलना है कि सर मैं इसे पूरा सॉल्व करने के लिए मकसद से नहीं, मैं कट ऑफ पार करने के हिसाब से आया हूं। और हमें अखिल सर ने बताया कि भैया 60 क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर दो, आपका कट ऑफ अपने आप निकल आएगा। डन। 10 से 12:30 का पूरा हिसाब हो गया। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे और बार बार घड़ी मत देखिएगा, बार बार घड़ी मत देखिएगा, अरे इतने हो गए, अरे इतने हो गए, अरे इतने हो गए। मैंने बताया घड़ी कब देखनी है, क्या 60 से 75 मिनट में आपने इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्या बचे हुए 60 मिनट में आपने मॉडरेट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। इतने इंटरवल्स में आप अपनी घड़ी को देखें कि हाँ क्या मैं बढ़िया चल रहा हूं, और अगर चल रहा हूं तो ठीक है, नहीं चल रहा हूं तो थोड़ा सा स्पीड अप करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर थोड़ी देर में घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। बच्चों इस चीज से, ये भी समय खाता है और पैनिक करवाता है। पैनिक से बचना है आपको हर सिचुएशन में। चलिए जी, मैथ्स का पेपर बढ़िया हो गया जी गुरुदेव। फिर आया ब्रेक टाइम। ओहो हो, अब तो छोले भटूरे खाएंगे, मारूंगा बहुत अगर छोले भटूरे खाए तो। ठीक है, तो यहां पर आप जैसे ही ब्रेक मिला, बाहर गए, आपको थोड़ी बहुत भूख लगी होगी, लाइट फूड खाइए अगेन, क्योंकि छोले भटूरे बेटा आपने फुकरे मूवी में देखा ही होगा, जय हो बिल्ला बिल्ले की, है ना। तो नींद नहीं आती है, लेकिन ज्यादातर केस में आ जाती है। तो आपको ऐसा कोई डाइजेस्ट, ऐसा ओवर ऑयली खाना या फिर बहुत हेवी खाना नहीं खाना है। लाइट फूड खाइए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, अच्छे से नींद ना लाए, हल्का खाइए, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2.5 घंटे बाद फिर आप वापिस, जब आप वापिस आओगे तो फिर खा लेना यार, जितना मर्जी खाना है, फैल के सो जाना आलू के बोरे की तरह। ठीक है, हल्का खाना खाइए, रिलैक्स करिए, 30 मिनट स्ट्रेच कीजिए बॉडी को, क्योंकि 2.5 घंटे से बेटा एक ही पोस्चर में बैठे हुए थे। ठीक है, तो रिलैक्स करिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ा वॉक करके आ जाइए, आसपास गार्डन में बैठ जाइए, रिलैक्स करिए, अपने आप को चिल आउट करने की जरूरत है। क्योंकि जो स्ट्रेस वाला टाइम था वो आप 6 महीने से गुजार रहे हो, अब आपको चिल करने वाला मोमेंट है, क्योंकि चिल करेंगे तो ही बढ़िया चीज होगी, है ना। तो अपने आप को रिलैक्स करना है। मोबाइल फोन्स ना यूज करें, ठीक है, कोशिश ये करें, ठीक है, मोबाइल फोन्स ना यूज करें, सोशल मीडिया में ना जाएं कि देखिए भैया इसका आंसर कोई बता रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या। दूसरे कैंडिडेट से बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल। कोई तू कौन, ऐसे तू कौन, निकल,
ऐसे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, हमें कोई बात नहीं करनी किसी से, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई पेपर डिस्कस करना चाहता हो, कोई सॉल्यूशन बताना चाहता हो, भाई तू घर जा, अपने घर जाके सॉल्यूशन करियो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैंने क्या किया है, ठीक है, दैट्स इट। और ये वाला पार्ट हो गया, सोशल मीडिया नहीं करना है। रिवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन्ड बाय योर टीचर्स। अब जैसे आपने आधा घंटा रिलैक्स कर लिया है, रिलैक्स करने के बाद अब आप शुरू करोगे अपनी रिवीजन। किस बात की रिवीजन? स्टैटिक जीके के अंदर आपके टीचर्स ने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए होंगे कि भाई ये पढ़ लेना, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस के फॉर्मूला वगैरह हो गए, आप इनको रिवाइज करना। कोई भी ऐसी चीज कैलकुलेशन में नहीं जाना है, रिवाइज करना है। जो भी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको आप रिवाइज करोगे। डिस्कस नहीं करना है पेपर, मैंने पहले बता दिया। डू नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग ओवर स्किप क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, ये कर सकता था, टाइम होता। अब जो हो गया बेटा हो गया। बहुत ज्ञानी लोगों ने बोला हुआ है कि जो पास्ट में हो गया उसे तो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है उसके ऊपर तो तुम्हारा कंट्रोल है। तो प्लीज पास्ट से बाहर निकल जाना। जो 2.5 घंटे पहले आपने कांड किया है, अगर किया है तो वो कांड आपको नहीं सोचना है कि हो गया। अब उसके बाद आपको पहुंचना है फ्यूचर के लिए कि भैया अब मुझे इनके बारे में ध्यान से देखना है कि यहां पर मैं गलती ना करूं। और जीएटी में आपको हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको बहुत बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें स्किप क्वेश्चन की। हाँ मैंने पेपर में क्या गलती कर दी, वो गलती कर दी, वो छोड़ दिया, जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखते हैं। स्टे हाइड्रेटेड बट नॉट टू मच वाटर। सेम बात बेटा पूरे पूरे परफॉर्मेंस के दौरान मैं आपसे बोलूंगा, थोड़ा 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 पानी पीते रहिएगा। दिमाग को बहुत बढ़िया पानी मिलता रहना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट यूज द रेस्टरूम, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द रेस्टरूम्स। हाँ ना, वही वाली बात कि रेस्टरूम यानी वॉशरूम्स जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, फिर वो एग्जाम के बीच में जाने के बाद नुकसान आपका है, राइट। रिलैक्सेशन वाला टाइम क्लियर है, एकदम एकदम सॉर्टेड है। चलिए अब सर जी 2 बज गए, जीएटी का पेपर शुरू हो गया है। अच्छा तो 2 बज गए हैं, अब आप एंटर करते हो और एंटर करने के बाद वही लंबी सांस लीजिएगा, स्माइल लीजिएगा, गुरु का नाम लीजिएगा, जिसका भी आप नाम लेना चाहें उनका नाम लीजिएगा, और बस जय हिंद बोल के शुरू करने का है, ठीक है। मनी मन बोल रहा है सनी का, हाँ जय हिंद एकदम से जोर से हाथ उठा के चिल्ला दिया, बड़ा बाहर कर दिया जाओगे ऐसे, ठीक है। अब आप सबसे पहला काम मैं हर किसी से बोलूंगा कि बेटा इंग्लिश से शुरुआत करें। इंग्लिश स्कोरिंग है, 200 मार्क्स बैठेंगे, 50 सवाल आएंगे। शुरुआत में आपको उसको सेग्रीगेट करने की भी जरूरत नहीं है, सारे के सारे सवाल आपको सीक्वेंस में 50 तक इंग्लिश के क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो इंग्लिश से सॉल्व कीजिएगा, 40 से 50 मिनट तक आप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत आसान है। आप शायद अगर कोई पैराग्राफ वगैरह आया तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, वरना काफी आसानी से आप 30 सेकंड के अंदर अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी तुम्हारा क्या चल रहा है वो बेटा तुम ही बता पाओगे, है ना। आपको कितना टाइम लगता है ये भी बताइएगा मेरे को, ठीक है। तो इंग्लिश से शुरू कीजिएगा, 40 मिनट आपको 50 क्वेश्चन करने में मोर देन इनफ है, आराम से निकाले जा सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस्ड हैं तो। फिर उसके बाद इंग्लिश के लिए वही 20 से 30 क्वेश्चंस के बीच में आपको क्या करना है, ओएमआर शीट भरते हुए चलना है, भूलना नहीं है ये बात, ठीक है, याद रखना। और फिर उसके बाद बेटा इसके बाद इस बार आपको स्कैन करने के लिए मैंने पहले नहीं बोला, जैसे मैथमेटिक्स में मैंने बोला था कि भाई पहले 5-10 मिनट स्कैनिंग में गुजार देना, लेकिन इस बार क्या करना है, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर देना और फिर उसके बाद थोड़ी देर रुकना और पूरे क्वेश्चन पेपर में बचे हुए जितना स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, जिसमें साइंस वाले टॉपिक्स आ जाएंगे, ह्यूमैनिटीज वाले टॉपिक्स आ जाएंगे, करंट अफेयर्स आ जाएंगे, इन सबको आप स्कैन करना और फिर उसमें से आप टिक लगाते चलना कि अच्छा ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। और टिक अगर तुम्हें पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर भी पता है, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक जीके है कि हाँ भाई मान लो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ऊपर कोई सवाल आ गया और तुम्हें उसका आंसर पता है, तो उस क्वेश्चन में टिक लगाने के बाद ऑप्शन में भी टिक लगा दो कि अरे मुझे पता है, दोबारा उसमें समय वेस्ट करना कोई समझदारी वाली बात थोड़ी ना यार, है ना। टिक लगाते चलना, ओएमआर बाद में भरेंगे। तो अब जो सवाल नहीं आता है उसको वहीं पे गोला या कट लगाते हुए चलना कि हाँ सर ये मुझसे अभी नहीं आ रहा है, मैं डाउटफुल हूं, उनको गोला या कट लगाते हुए चलना अपने हिसाब से। कट का मतलब सर नहीं करना, गोले का मतलब शायद याद आ जाए बाद में देखूंगा, ठीक है। या फिर बाजू वाले से इसका आंसर क्या है ऐसे करके पूछ सकते हो, ठीक है, वो भी हो सकता है, बट शर्त ये है कि डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ पकड़े जाने पर। चलिए फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब अपना स्ट्रॉन्गर साइड पिक करिए। अगर साइंस के क्वेश्चन है तो साइंस के हिसाब से चलिए, ह्यूमैनिटीज के हिसाब से तो ह्यूमैनिटीज के हिसाब से चलिए। बहुत सारे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से उनका साइंस स्ट्रांग होता है, बहुत सारे बच्चे जो कॉमर्स या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं तो वो ह्यूमैनिटीज को स्ट्रांग लेकर चलते हैं। तो आप अपना स्ट्रॉन्गर साइड पकड़िए और उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है। और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 60 मिनट 50 क्वेश्चन, जो भी आप साइंस लेकर चल रहे हो या फिर आपका ह्यूमैनिटीज है, ये मिला जुला कर 50-50 क्वेश्चन में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बटा रहता है, तो उस हिसाब से चलते रहिए और अटेम्प्ट द रिमेनिंग पोर्शन इन द रेस्ट टाइम। अब साइंस वाला बच्चा पहले साइंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा,
जिसका साइंस मजबूत है वो साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, बस 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेगा। जो ह्यूमैनिटीज वाला है ह्यूमैनिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। और फिर जो आपका कमजोर वाला पार्ट है, जैसे ह्यूमैनिटीज अगर कमजोर है तो ह्यूमैनिटीज वाले में बचा हुआ समय आप ह्यूमैनिटीज में दोगे, और जिनका साइंस कमजोर है वो बचा हुआ समय साइंस वाले पार्ट में देंगे, और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आंसर करेंगे जिनका आंसर उन्हें 110% पता है। नेगेटिव मार्किंग से बचना है बेटा, ये चाहे मैथ्स में हो चाहे जीएटी में हो, आपको नेगेटिव मार्किंग बहुत नुकसान देता है। अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया होता तो कोई नुकसान नहीं था, आपको सिर्फ मार्क्स नहीं मिले, लेकिन जब आप उसको तुक्का लगाकर गलत जवाब देकर आते हो तो वो मार्क्स खा भी जाता है। तो जितने आने थे वो भी नहीं आते हैं बेटा, प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए। डू नॉट गेस द आंसर एंड अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, ये बात सबको समझ में आ जाती है। तो ये था हमारी तरफ से पूरा एक्सप्लेनेशन कि आपको पेपर में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से जाना है। तो फिर से मैं एक बार वाइंड अप कर रहा हूं छोटे में, ठीक है। 13 सितंबर क्रूशियल डे है। अगर सेंटर हमारा दूसरे शहर में है तो उस शहर में पहले पहुंच जाइए, रात अच्छे से गुजारिए उस शहर में, ताकि आपको ट्रैवलिंग की थकान ना हो। अपने एसेंशियल्स को बहुत अच्छे से पैक कर लीजिए, जिसमें एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। आप ब्लैक एंड व्हाइट हो या फिर कलरफुल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना वैलिड आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या सॉरी पैन कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसकी एक फोटोकॉपी भी अपने साथ रख लीजिएगा फॉर इमरजेंसी केसेस। अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा, ताकि आपके अगर एडमिट कार्ड में फोटो ब्लर है तो उससे आप रिलेट करते हुए एंट्री ले सकें, क्योंकि एंट्री में दिक्कतें आ जाती हैं। 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेंसिल ले लीजिएगा, ठीक है। और अपने साथ जरूरी नहीं है कि आप पेंसिल और इरेजर ले जाए, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि ले जाइएगा, आपको मदद जरूर मिलेगी, जो कि मैंने पूरे सेशन के दौरान समझाया कि क्यों लेना है। और आपको सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ के, ठीक है, रिलैक्सेशन के बाद अच्छा सा लाइट ब्रेकफास्ट लेके वार्म अप एक्सरसाइज करके, ठीक है, फिर आपको रिवीजन करना शुरू करना है। मैथ्स नहीं करनी है, आपको जीके या फिर करंट अफेयर्स पर रिवीजन करना है। और फिर एग्जाम में 1 घंटा पहले, एग्जाम सेंटर 1 घंटा पहले पहुंचकर आपको क्या करना है, वेट करना है, रिलैक्स करना है, मन शांत रखना है, किसी से बात नहीं करनी है, आराम से एंटर करते हुए ओएमआर शीट को अच्छे से भरना है। ओएमआर शीट को अच्छे से भरने के बाद आप अपना एग्जाम शुरू करोगे विद अ स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। और फिर आप आराम से, मैंने मैथ्स में जो बातें बताई कि भैया पहले आसान क्वेश्चंस को स्कैन कर लो, आसान क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉडरेट क्वेश्चंस साथ में स्कैन कर लिए थे, फिर उनके मॉडरेट को करो, डिफिकल्ट वालों को मत करो। ब्रेक टाइम में अपने आप को रिलैक्सेशन पर ध्यान दीजिएगा, आधा घंटा रिलैक्स, अच्छा खाना, हल्का खाना खाइए, और फिर उसके बाद रिवीजन पे लग जाइए। जीएटी के स्टैटिक जीके के फॉर्मूला शीट्स वगैरह या जो भी फिजिक्स में बताए गए उनको आप रिवाइज कर लीजिए। और फिर जीएटी में भी मैंने ये सारी चीजें बता दी हैं। तो ये वाइंड अप हो गया बेटा, इस तरीके से आप परफॉर्म करिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आपके मार्क्स कुछ भी आ रहे हो तो +50 तक आराम से आप चले जाओगे। बहुत बेहतरीन, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे। तो मैं यहां पर इस सेशन को, इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको कौन सी बात जो है आप गलती कर रहे थे, कौन सी चीज आपने नहीं सीखी, कौन सी चीज से आपको फायदा हुआ, ये चीज जरूर बताइएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। सेशन यहां पर एंड होता है और बेस्ट ऑफ लक, खूब मेहनत कीजिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के मेरे से बात कर सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही 13 तारीख को अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो डिजिफाई लर्निंग ऐप पर मैं एक फ्री सेशन रख रहा हूं, बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। अगर कोई बच्चा परेशान है तो वो मेरे साथ बात कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद दोस्तों।